अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 9 F7 स्टार्ट कर दिया जी हमने। और कल हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कर लिया था डिस्कस ऑलमोस्ट, ठीक है जी। बात तो इस पे हमने शुरू की थी परसों कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है फॉर रेंटल्स या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन तो आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करते हैं, इनिशियली कॉस्ट पे मेजर करते हैं और सब्सिक्वेंटली उसको कॉस्ट या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखते हैं। बाकी सब चीज़ें तो सेम थी। अगर प्रॉपर्टी IS 40 की हो या IS 16 की हो, जो डिफरेंस आया था वो जाके सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में फेयर वैल्यू मॉडल में आया था कि अगर IS 16 का फेयर वैल्यू मॉडल हो, जिसको रीवैल्यूएशन मॉडल कहते हैं, तो उसके अंदर आपका गेन लॉस कहाँ जाता है जी? OCI से होता है। गेन जाता है OCI में और PNL के अंदर लॉस जाता है, बाकी अगर वो रिवर्सल ना हो दूसरे गेन या लॉस का, ठीक है। जबकि यहाँ पर फेयर वैल्यू गेन हो चाहे लॉस हो, कहाँ जाता है? PNL में। फिर वहाँ पे आप रीवैल्यू करने के बाद भी एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप रीवैल्यू करने के बाद इसको फेयर वैल्यू पे रखें तो फिर डेप्रिशिएट नहीं करते। फिर हमने उसके अंदर इसकी कुछ एग्जाम्पल, कुछ ये 2 सवाल किए थे जिसके अंदर हमने मोटी मोटी बात इसकी कर ली थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपसे थोड़ी सी बात की थी ट्रांसफ़र की कि अगर चेंज इन यूज़ हो जाए, यानी आप पहले PPE के तौर पे आपके पास एक आपका यूज़ क्या था बिज़नेस के अंदर, आप उसको एडमिन पर्पज़ या प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स में यूज़ कर रहे थे, आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो ये चेंज इन यूज़ है। इसमें आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने PPE को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। और ऐसे ही अगर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी या आपने किराए पे दिया हुआ था, बिज़नेस यूज़ में ले आए, तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से PPE में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, ये वैसे आपसे सुनना चाहिए था मुझे, याद है? चलो, है ही इतनी सी बात। तो अगर ट्रांसफ़र करना है तो किस वैल्यू पे करें, तो वो डिसाइड होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है उसकी बेस। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल यूज़ हो रहा है तो ट्रांसफ़र को बुक वैल्यू पे, कैरिंग वैल्यू पे कर दोगे, तो अगले के लिए कॉस्ट बन जाएगी और सब्सिक्वेंटली वो अपने हिसाब से चलाएगा, उधर से इधर आया, इधर से उधर गया। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ हो रहा है तो फिर फेयर वैल्यू पर ट्रांसफ़र करनी है, और ये फेयर वैल्यू फिर जिधर जाए या जहाँ से आए अगले के लिए फिर इनिशियल मेजरमेंट की तरह से कॉस्ट बनती है और फिर अगला ट्रीटमेंट वहाँ चलता है। फिर इसके अंदर हमने ये 2 सवाल किए थे। तीसरा और चौथा मैंने इसलिए नहीं एडजस्टमेंट करवाई थी कि ये बहुत सिंपल है। बोरिंग कॉस्ट आज स्टार्ट करना है जी इंशाल्लाह, ठीक है। ये हैंड आउट में बना लाया हूँ, ये इधर ही लिख देते हैं। चलो अच्छा जी, तो इसमें भी अब अगर कहते हैं तो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। 1 मई 2019 पे थर्ड एडजस्टमेंट है। 1 मई 2019 पे आपने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है वज़ीरिस्तान में जिसकी फेयर वैल्यू 5500 है और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए ये ख़रीदी है। तो आपने फिर 1 मई 2019 को क्या एंट्री पास की? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 5500 में कर रहे थे ना सवाल, 5500, ठीक है जी। उसके बाद ईयर एंड पर आपकी इस फेयर वैल्यू, इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिक्रीज़ होकर कितनी हो गई है? तो मैंने इसमें आपको कहा था कि जब फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा हो तो आप कर लिया करें छोटा सा ये काम। वैसे तो ज़बानी भी पता लग रहा है कि 5500 से आपकी प्रॉपर्टी कहाँ आ रही है, लेकिन ज़रा ऐसे थोड़ा सा याद रह जाता है। मैंने जैसे आपको दिखाया था ट्रांसफ़र में कितना काम दिया था इस फॉर्मेट में हम जब थे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वज़ीरिस्तान वाली, इसको हमने ख़रीदा था 1 मई 19 पर 5500 का, ठीक है जी। और ईयर एंड के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी कम हो गई है, वहाँ पे हालात ख़राब हो गए ज़रा, तो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीदना छोड़ दी ज़रा, तो वहाँ पे वैल्यू कम हो गई। जब वैल्यू कम हुई तो 31 दिसंबर 19 पर उसकी वैल्यू सिर्फ क्या थी? अब फेयर वैल्यू लेनी होती है हमने क्लोजिंग में 4300, ठीक है जी। तो 800 रुपये का क्या आ गया? तो ये भी हमने पहले दिन करके देखा था वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आके 31 दिसंबर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्योंकि हमारी फेयर वैल्यू मॉडल पे हो रही है तो प्रॉपर्टी को उठा के ले गए फेयर वैल्यू पे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कम हो रही है और PNL इसके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, PNL डेबिट हो रहा है, तो फिर PNL में आपने फेयर वैल्यू लॉस डेबिट कर दिया, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कर दी 800, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आपकी ये वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ये नज़र आएगी
एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे मैंने? ओहो, एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे इसका मतलब है। 1200 है तो 1200 कर लो चांद भाई, बता दिया करो बस, बाकी भी सारे बैठे बैठे ना रहा करें, बताते रहा करें। ये तो ऐसे ही करता है, इसकी कैलकुलेशन ऐसे ही है। पहले सवाल में यही था वो मुजरिम। अच्छा जी, बड़ा ही नाम रुआ पाले ऐसी, किधर जाइए। चलें जी तो अब एक्सट्रैक्ट्स में गुंजाइश तो नहीं है, बनाते हैं गुंजाइश थोड़ी सी। वैसे तो आपने कर लिया होना, बहुत सिंपल था ये, लेकिन कंप्लीट ही किसी ने नहीं किया होना, मुझे जो पता है। चल अच्छा जी, अब चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है फेयर वैल्यू मॉडल वाली, तो OCI का तो इसमें कोई चक्कर ही कोई नहीं है ना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये रेंट के ऊपर आप उठाकर जब फेयर वैल्यू पे ले गए तो आपको फेयर वैल्यू लॉस आया है। तो फेयर वैल्यू लॉस एडजस्टमेंट 3 में आया है 1200 का। अब ये अगेन मैं कह रहा हूँ इकट्ठा कर सकते हैं आप, अगर कोई और फेयर वैल्यू लॉस हो उसके साथ, ठीक है। और डेप्रिसिएशन इसकी नहीं होनी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब इकट्ठी आ रही होती है बैलेंस शीट के फेस पे, तो लेकिन मैं यहाँ पे ज़रा चलो अलग अलग कर रहा हूँ। ये कौन सी थी? कौन सी? नहीं, पहले वाली 1300 पे जो गई हुई है वो कौन सी है? वो FT फैसल टाउन। ज़रा निशानी रहती है कि FT वाली फेयर वैल्यू पे अपनी आ रही थी, वजीरिस्तान वाली अपनी फेयर वैल्यू पे आएगी। कितनी है जी? 4300। इक्विटी में कुछ नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4, एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी जिसकी फेयर वैल्यू 8200 थी, यकम जनवरी पे वो 30 अप्रैल पे आकर 9000 की बिक गई। तो 30 अप्रैल 19 पर डिस्पोजल की एंट्री। अब ये भी सिखा के आया था मैं आपको, अक्यूमुलेटेड एक्शन तो होनी नहीं है, फेयर वैल्यू मॉडल जो चल रहा है, और कॉस्ट मॉडल होता तो वो होती, ठीक है। कैश डेबिट एक लाइन छोड़ दें जी, बेशक आप एक लाइन दरमियान में ना छोड़ा करें, आप टॉप पे एक लाइन छोड़ दें, बॉटम पे वैसे ही सारी से खाली होती हैं, तो अगर बैलेंसिंग डेबिट आए तो टॉप पे भी लिख सकते हैं। बहरहाल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपके पास फेयर वैल्यू पड़ी होगी जो पिछले पीरियड के एंड पे आप उठाकर उस पर ले गए होंगे, दोबारा नहीं रीमेजर करते, रीट्रांसलेट, यानी फेयर वैल्यू पे तो ईयर एंड भी लाना होता है। तो फिर जो पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू होगी वही पड़ी होगी, और वो कितनी थी? वो 8200 थी। 31 नवंबर 18 या यकम जनवरी 19 पर ये 8200 पर ले गए थे, तो ये इस पे पड़ी होगी। अब वो कह रहा है कि ये बेच दी गई है 30 अप्रैल पे 9000 की, तो ये 9000 कैश आया, तो आपको 800 रुपये का गेन आ गया। अब ये गेन फेयर वैल्यू गेन नहीं है, ये गेन आपका डिस्पोजल पर आया है गेन ही, लेकिन गेन ऑन डिस्पोजल। जाना तो इसमें भी P&L में ही है, और ये एक ही एंट्री थी बस, इतनी सिंपल सी। तो यहाँ पे हम आए, हमने यहाँ पे आकर लिखा, OCI को थोड़ा और नीचे ले गए, जगह बनाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एडजस्टमेंट नंबर 4 गेन ऑन डिस्पोजल, तो गेन ऑन डिस्पोजल भी P&L में आ गया। तो ये कितना है? पॉजिटिव, ठीक है। और इधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो नहीं रहेगी, पहले थी, ओपनिंग में थी, क्लोजिंग तो 18 होता तो उसमें नज़र आ रही होती, पर मैंने 18 बनाया ही नहीं था, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग इसलिए किया ताकि आपको अलग अलग ही हर एडजस्टमेंट नज़र आती रहे, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 के 2 इम्पैक्ट्स थे, एडजस्टमेंट 2 के 3 इम्पैक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, 3 और 4 का एक, ठीक। अच्छा जी, अब एक दो छोटी छोटी बातें हैं काबिल ज़िक्र, वो बातें क्या हैं वो आपके साथ जिक्र कर देता हूँ। एक तो आपको वो MCQs में टेस्ट करेगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देकर, ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो उसका असूल सिर्फ इतना सही है कि अगर आपने उसको बिज़नेस के किसी भी यूज़ के अंदर रखा हुआ है, जैसे मैंने सबसे एक टेक्निकल सी एग्जांपल आपको दी थी कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग को आपने किराए पे दिया हुआ है अपने ही एम्प्लॉयज़ को, आप उनसे किराया भी ले रहे हैं, तब भी IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है आगे, चूँकि बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ के पास है वो, तो इसलिए वो आपका PPE ही है, वहाँ से आप अदर इनकम डाल दें। अच्छा, फिर एक और बात, क्या चले जो इन्वेंट्री होती है, क्या वो PPE, क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन सकती है? हाँ, इन्वेंट्री ही होती है, चलें ठीक है। ऐसे कुछ दो चार बातें। हाँ, एक और बात जो यहाँ पर उसने की हुई है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं वो बात यहाँ पे करूँ, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ ताकि कोई MCQ आपका रह ना जाए सामने और आपको यार ये बात तो हुई नहीं, हालांकि ये बात हमने जाकर पढ़नी है कंसोलिडेशन में,
ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। कंसोलिडेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है, आपने बेटा नहीं पढ़ी है, उसका भी हल मैं कुछ करूँगा, कुछ और लेक्चर्स अलग से दूंगा अगर थोड़ी प्रैक्टिस इनिशियल करनी हो तो। वैसे जब हम शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है जिन्होंने पढ़ भी रखी है उन्होंने पता नहीं किस फॉर्मेट में पढ़ा है, मेरा क्या फॉर्मेट, तो मैं इनको बुनियाद से ही उठाऊँगा। बस थोड़ी प्रैक्टिस चूँकि ज़रा कम होगी इनकी, तो अगर आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो बहरहाल उस वक्त आपको ये बात समझ आ जाएगी, अभी नहीं भी आ रही तो। एक कंपनी है जिसका नाम है पी लिमिटेड, ठीक है, उसने एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है एस लिमिटेड, उसके 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद रखे हैं। तो एस लिमिटेड पी लिमिटेड की सब्सिडरी है, ठीक है। अच्छा, अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पी अपनी बनाता है और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एस अपनी बनाता है, ठीक है। आप लोगों ने तो ये बातें सुनी हुई हैं, ठीक है, और आपने परेशान नहीं होना, ओके, बारी आने दें उसकी। मैंने कहा चलो ये ज़रा इन शोखियाँ मारनी है, बाद में हमने पढ़ा हुआ है तो ज़रा बात कर ही दो, छोटी सी बात है। अच्छा, अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों अपनी अपनी बनाते होते हैं, ठीक है ना। इसमें साइंस ये होती है कि पेरेंट का अकाउंटेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, सब्सिडरी का अकाउंटेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, और फिर सब्सिडरी का अकाउंटेंट सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पेरेंट की तरफ भेज देता है, और पेरेंट वाला अकाउंटेंट पेरेंट की अपनी सेपरेट और सब्सिडरी की सेपरेट को इकट्ठा करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देता है, ठीक है। ये तो है कंसोलिडेशन। अब पेरेंट के पास एक बिल्डिंग थी जो कि उसने सब्सिडरी को रेंट पर दे रखी थी, ठीक है। एक बिल्डिंग है, पी प्रोवाइडेड अ प्रॉपर्टी, पी ने पेरेंट कहते हैं इसको, ठीक है ना, जिसने सब्सिडी जिसने एक्वायर किया 50% ज़्यादा शेयर्स, जिसका पेरेंट है, ठीक है। तो पी हैज़ गिवन प्रोवाइडेड, हैज़ गिवन ही लिख दे यार, कुछ लिख ले भाई, हैज़ गिवन अ प्रॉपर्टी टू एस ऑन रेंट। अब अगर कोई प्रॉपर्टी आप किसी को रेंट पर दें तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या आपका पीपीई है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इसलिए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पी ने इसको रखा हुआ होगा क्लासिफाई करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर, ठीक है जी। अच्छा, अब जब कंसोलिडेशन होती है तो कंसोलिडेशन के अंदर आप को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट कंसिडर किया जाता है। दुनिया वालों की नज़र में आप दो नहीं एक ही हैं, दुनिया वालों की नज़र में आप दो अलग अलग नहीं हैं, आप एक ही हैं, ठीक है। ये मैं ज़रा ग्रुप दी शक्ल बना ला, ज़रा आंडा जा बना लूँ, ठीक है। ये जो लाल दायरा है ये दरअसल आपका ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है। तो जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है ना जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसके अंदर आप जो है वो पी अलग नहीं रहता, एस अलग नहीं रहता, बल्कि एक्विजिशन मेथड IFRS 3 और 10 बताते हैं, इनको इकट्ठा कर दिया जाता है। तो जब ये लाल दायरे के अंदर आएगा तो अब पी एस नहीं, एस पी नहीं, ये दोनों पी ग्रुप हैं, नहीं अब ये इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। अब रांझा रांझा करती एस भी रांझा हो गई है, अब ये अलग अलग नहीं है। अब अगर इस प्रॉपर्टी को देखें तो क्या ये पी ने किसी को रेंट पे दी हुई है या ये इस ग्रुप की अपने ही यूज में है एक तरह से? तो अगर ये सिचुएशन आएगी, एडजस्टमेंट वहां पे सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल न्यूमेरिकल नहीं, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सी बात आपको डिस्कस की है कि अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किराए पे, मतलब कोई किराए पे प्रॉपर्टी दी हुई है, और तो वो उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन जब आप बात करेंगे एज अ होल ग्रुप की, तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से यही प्रॉपर्टी जो है ये क्या बन जाएगी, पीपीई। तो जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो यही ट्रांसफर टाइप काम आपको वहां पे करना पड़ेगा, यानी आप कहेंगे नहीं जी ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो सेपरेट में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी वो कब इकट्ठा कर देंगे ना, तो उसको वहां से क्रेडिट करके पीपीई में डेबिट करेंगे, बाकी ट्रीटमेंट्स इंशाल्लाह वहीं पे। ये सिर्फ इतनी सी बात आपको समझानी थी, ठीक है। तो इसके बाद आप कैपलान के अंदर आएंगे और उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे जिसके ऊपर आपने पहले नज़र नहीं डाली, पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे नज़र आप। इसको सारे को पढ़ के देखना था, ये आपका चैप्टर शुरू होता है, ये मैंने आपको कहा था सारा पढ़ना है। हमने IAS 16 की रिकग्निशन को पढ़ा, फिर यहाँ पे कहता है कि इनिशियली कॉस्ट पे रखना है जिसमें क्या क्या होता है,
ये हमने बड़ी तफसील से बात की। ये तो यहाँ पर इसने एक सवाल किया छोटा सा, बस गपशप लगाई हुई है। हमने इसके 2 से 3 सवाल कर लिए थे डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, चूँकि MCQ भी आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ के देखोगे तो पता लगेगा ना, ऑडिट करने का बोला था, ऑडिट नहीं करना और जो मर्जी करी जाओ। क्यों नहीं पढ़ी ये किताब? तुमने तो पढ़नी चाहिए थी। तुम आगे सवाल कर लेते हो, मैं इसी आपके भी कर ली, मैंने फलां भी कर। तो एक बार किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है SCCA के बच्चों के लिए, तो ख़ास तौर पे किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ ऐन है। लेकिन सिर्फ एक बार पढ़ना, उसके बाद तसल्ली हो जाएगी आपकी कि जो कुछ किताब में लिखा हुआ है यार वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अभी अब तुम साइड पे, अब हम हैं और हमारे नोट्स हैं, और प्रैक्टिस चाहे दुनिया जान के सवालों की करें। लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे बेटा, कॉन्फिडेंस, पर्चे में आई हुई चीज़ कहोगे यार हो सकता है किताब में लिखी हो, हमने ना पढ़ी हो। तो पर्चे वाली चीज़ सबके लिए मुश्किल है, ये पता लगाने के लिए भी किताब पढ़ाना ज़रूरी है। सबके लिए एक जैसी है पूरी दुनिया के अंदर। खैर चले, तो इसी तरह से अब ये जनाब आगे कि कौन कौन सी चीज़ ऐड होती है, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, इनको करना है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, हर एक केस की मैंने आपको एग्जांपल करवाई है सॉल्व, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना चाहिए था माजरत के साथ। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मैंने अलग से नहीं की, ज़बानी कलामी बस जितनी बात हुई इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़बानी कलामी तो आपको पता है, आप डेफिनेशन बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इसको एक नज़र पढ़ लेना जी, ठीक है। उसके बाद चेंज हो जाए मेथड, या पीछे कहीं बता दिया हो शायद उसने कि चेंज हो जाए लाइफ वगैरह, ये सारे के सारे चेंजेस चेंज इन एस्टीमेट हैं, जिनको मैंने आपको सवाल के अंदर करना भी सिखा दिया था। भाई आपको PDF आया था? नहीं आया? ओहो सॉरी यार, आज ही मुझे अभी क्लास के बाद याद कराना, ठीक है। अच्छा इकट्ठे ही भेज दूँ ना, तो आप चैप्टर वाइज भेजने की जरूरत है, चैप्टर वाइज भेजो, मैंने बनाया था खुद चैप्टर। चलो ठीक है, चलो ठीक, अच्छा जी, चलो डन हो गया। फिर लेकिन एक वादा फिर आप भी करो, PDF मिलेगा लेकिन फिर सारा पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं सुनना भी करूँगा। चैप्टर का PDF भी मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ रखवा दूंगा सारा कुछ, मुझे क्या, मैं ये कैपिटल की किताब है कि तो पढ़ के तो मैं भी टोटे टोटे कर देती, ठीक है ना। लेकिन वादा करना पड़ेगा, फिर वादे पे पकड़ भी है, ठीक है। ये काम नहीं चलेगा फिर। चलो, और ये बहरहाल जून तक की है, और अभी इन्होंने नई किताब दी नहीं है। छोटा सा एक चेंज है, वो मैं खुद देख लूँगा, वो भी IFRS 18 के अंदर है थोड़ा सा, जहाँ अप्लाई होना है वो मैं अप्लाई कर दूँगा, आपको पता ही नहीं लग दूँगा कोई चेंज है या नहीं, ठीक है। आप उसको छोड़ें, आप वही कर रहे होंगे जो आपने करना है, ठीक है ना। तो आपके लिए फिर ये रेलेवेंट है, कोई मसला जहाँ पे है वो मैं खुद ही चेंज कर दूँगा, तो आप इसी को रखें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सारे काम करवाए हैं, रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आ रही है, ये चेक करो, मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग, पूरा क्वेश्चन करवाया था, गपशप नहीं लगाई थी सिर्फ, ठीक है। तो ये जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एक नज़र पढ़ो उनको, कैलकुलेटर मारो को यस यार ये तो मुझे पहले ही पता था। तो ये कॉन्फिडेंस आपको बगैर पढ़े नहीं आ सकता बेटा, प्लीज़ इसको कीजिए। रिवैल्यूएशन हमने कर लिया, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, फिर अकाउंटिंग क्या है इसकी, ये ज़रा हम 2 अलग अलग एंट्रीज़ करते हैं, मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। फिर रिकॉर्डिंग वैल्यूएशन गेन और लॉसेस, ये यहाँ पे अंग्रेज़ी लिखी है, हमने सवालों में करके देखा हुआ है, छोटी सी एग्जांपल भी आ रही है, तो इसको पढ़ने से ही पता चलेगा आपको। डेप्रिसिएशन कैसे करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन होनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें। डिस्पोजल सवाल के साथ समझाया, फिर एक और सवाल करा दिया, 2 डिस्पोजल के सवाल कराए थे रिवेल्ड एसिड के, तो यहाँ पर उन्होंने गपशप लगाई हुई है, छोटा मोटा सवाल है, तो आपने इसको देखना है। अभी IAS 20 मैंने नहीं किया, ये इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। उसके बाद मैंने अब 2-2 3 सबों की डिस्कशन है, ठीक है। यहाँ से IAS 23 आज शुरू करना है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब चेक करते हैं ना कि हमने जो पढ़ा वो कितना था, तो ये मैं रोज़ चेक कराऊंगा तो कितना टाइम ज़ाया होगा। तो ये बेटा आपने करना है काम, आप लोगों ने इसको पढ़ना है। ये पढ़ने का कोई, मैं सारा भी पढ़ा दूँ ना, आप इस तरह उंगली रख के ऐसे ऐसे करके सारा भी पढ़ा दूँ, तो मैं कभी भी उसको नहीं बाईपास कर सकता जो आपको मिलना था खुद पढ़ के। आप पढ़ के देखोगे तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकलेगी, उम्मीद है 90% से भी ज़्यादा चीज़ें ऐसे कह देना चाहिए वही होंगी जो हमने क्लास में क्वेश्चन से की है। मेरी आदत ज़रा डिफरेंट है, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता और फिर उसको अप्लाई नहीं कराता। मेरी आदत है मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, उसमें अकाउंटिंग दिखा के फिर उसको पढ़ाता हूँ। तो आप उसको पढ़ लोगे अगर, तो कोई शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी, कमी नहीं आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, हेल्ड फॉर रेंटल और कैपिटल या बोथ, ये मैंने भी यही लिखा हुआ था वहाँ, बस अपने ट्री की फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड तो सारी दुनिया में वही है ना, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मैंने कहा था ओनर ऑक्यूपाइड कहते हैं PPE वाले को, ठीक है। अलग क्यों रखा जाता है, थोड़ी सी यहाँ पे लॉजिक दी गई थी पैरा के अंदर। फिर
अच्छा हाँ ये देखो, ये वो वाली बात आ गई, देयर कुड बी अ सिचुएशन। ये वैसे इत्तफाकन ही मैंने कह दी, मैंने तो कोई एमसीक्यू देखा था तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ, हालांकि कंसोलिडेशन में प्रॉपर एडजस्टमेंट है। खैर, तो कहता है ये देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर अ बिल्डिंग कैन बी अकाउंटेड फॉर इन 2 डिफरेंट वेज। अच्छा ये तो हो गया ना कि ये पार्टली ऑक्यूपाइड है, ये क्या है जी? हाँ, ये एक डिस्कशन है जो रहती है, इसको भी कर लेना चाहिए। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान। अब ये तरीका होता है, आपको आके पूछना चाहिए था, अब ये मुझे देखना पड़े, क्या फायदा है? पढ़ा था, वेरी गुड। अच्छा आप देखो इधर, एक प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक 10 मंजिला प्लाजा है, ठीक है जी, ये टावर है आपका, और इस टावर के अंदर 10 तो कुछ ज़्यादा हो जाएंगी यार, मैं तो लाइना ला ला के थक जाऊँगा, जिन्नियां लाइना लग गई उन्हें साढ़े कुल फ्लोर ने, ठीक है, कितने फ्लोर ने? 5। लो जी 5 फ्लोर हैं इसके, ठीक है। अब आपने टॉप फ्लोर रख लिया अपने पास, ये आप रात को भी काम करने से लाइट जल रही है, ओके, और बाकी सारे फ्लोर्स आपने दे दिए हैं रेंट पर, तो ये ग्रीन क्या है जी? जो आपने रेंट पर दिए हैं, ओके डन। अच्छा अब प्रॉपर्टी की कॉस्ट है लेट से 500 रुपये। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करेंगे या पीपीई में? क्यों? बिल्कुल भी ऐसे नहीं, ये स्टैंडर्ड की गाइडेंस नहीं है, ये गलत बात है। ये गलत बात तब हम अप्लाई करेंगे जब हम चारों शाने चित हो जाएंगे, इसलिए पहले असूल की बात, अगर इफ ईच पार्ट, ये क्या है जी? पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, इसको क्या कहते हैं जी? मैं पहले कि यहाँ पे लिख लूँ ना, जरा अंग्रेजी वाला कॉन्सेप्ट भी तो लिखे ना, इसको क्या कहते हैं जी? पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग। पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हारे वाली बात पे, लेकिन स्टैंडर्ड की बताई हुई बात के हिसाब से ना, पार्टली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या मतलब? ऑक्यूपाइड का मतलब IS 16 है, ठीक है ना, पार्टली IS 16 यानी कि पार्टली आपके बिजनेस यूज में और पार्टली रेंटल पे है। तो क्या करें? तो स्टैंडर्ड यहां पे कहता है इफ ईच पार्ट कैन बी सोल्ड और रेंटेड आउट सेपरेटली, अगर हर पार्ट अलग अलग बिक सकता है, अलग अलग किराए पे दिया जा सकता है, जैसा कि नॉर्मली प्लाजाज में होता है, तो स्टैंडर्ड कहता है अकाउंट फॉर करो ईच पार्ट को सेपरेटली। क्या मतलब? अभी 500 रुपया इसकी टोटल कॉस्ट है, मैं अज्यूम करता हूं, वैसे नीचे वाले महंगे होते हैं ऊपर वाले सस्ते, लेकिन चलो मैं कॉस्ट की बात करता हूं, अज्यूम करता हूं कि हर फ्लोर की कॉस्ट 100 रुपए है, तो IS 40 क्या कहता है कि आप 400 को पीपीई में डाल, 400 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दो और 100 को पीपीई में डालो। क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट सेपरेटली सेल हो सकता है, लीज आउट हो सकता है, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट वगैरह एवरीथिंग, अगर आप एक दुकान भी सेल अलग से कर सकते हैं तो उसकी एक दुकान की कॉस्ट भी आपके पास अलग होनी चाहिए, होती भी है, तो आप एक दुकान को भी अलग से है वो यूज में रखे हुए, तो पीपीई रखो, जितनी दुकानें, जितने दफ्तर, जितने फ्लोर अपने इस्तेमाल में, पीपीई जो आपने किराए पे दे दिए हुए हैं या आपने रख दिया उनको कि हम उनके पैसे बढ़ने दें, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये असूल है, ठीक है। तो असली बात तो ये है, जो आप कर रहे थे वो तो फिर बफलो ब्राउन है। बफलो ब्राउन समझते हो? मज, बफलो कहते हैं मज को हमारी पंजाबी में, ब्राउन बुरी, मज बुरी है, क्या है? मजबूरी है। अगर मजबूरी है तो आपने वो पहले मजबूरी वाली बात पहले कर दी है भाई आपने, ऐसे नहीं है, ठीक है। पहला असूल क्या है? अगर हर पार्ट सेपरेटली सेल या रेंट आउट किया जा सके तो आपने हर पार्ट को अकाउंट फॉर भी क्या करना है? सेपरेटली। देखो ना, अब ये एक बात रह गई, तो ये अब आपने करना है, मैंने नहीं करना है अंदर से। अच्छा वैसे मैं भी एक बार गो थ्रू करूंगा, जाहिर सी बात है, जब टॉपिक पूरा करूंगा तो यार ये देख लो सारा ये हो गया, अब करो दुनिया के सारे सवाल, लेकिन फिर भी मेरे से भी रह जाता है, और पहले आप करके आओ तब कमाल है, ठीक है। तो अब देखो ना, आ जाएगी 23 करना था, ये फिर गले पे आ गया। चलो, इफ ईच पार्ट कैन बी सोल्ड एंड आउट सेपरेटली, तो अकाउंट फॉर ईच पार्ट सेपरेटली। मतलब पता है ना, आगे मतलब लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। मतलब क्या?
कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला हिस्सा है उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखो, दूसरे को पीपीई में। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि इफ ईच पार्ट कैन नॉट बी सोल्ड और लीज्ड आउट और रेंटेड आउट सेपरेटली, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि सेपरेबल नहीं है, पार्ट्स आर नॉट सेपरेबल, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करो? ऐसी सूरत के अंदर फिर आप अपनी बफलो ब्राउन होने की सूरत में फिर आपने ये कहना है कि अब हम ये देखेंगे कि कौन सा काम ज्यादा हो रहा है। अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन रेंट पे है और इनसिग्निफिकेंट, इस प्रोपोर्शन में तो ये कम ही हो गया ना, ठीक है। अब ये ना कहना सर 50-50 हो जाए तो माफी दे दो मैनू, ठीक है ना। सादा बात जो स्टैंडर्ड ने बात की है उसने इतनी सी की है कि अगर स्टैंडर्ड ने सिर्फ इतनी सी बात की है कि अगर सिर्फ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन पीपीई है तो सारी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दो। दूसरी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, अगर सिर्फ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो किराए पे हो तो बाकी सारा यूज में हो तो सारे को पीपीई बना लो। तो ये दोनों बातें मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये फिर कब करना है? जब सेपरेबल ना हो। सेपरेट हो सके तो बेटा फिर तो अलग अलग कर दो, मसला क्या है, ठीक है। तो इफ ईच पार्ट कैन नॉट बी सोल्ड और रेंटेड आउट सेपरेटली, तो फिर क्या करो? फिर ये करना है कि अगली बात क्या है, कैसे करूं इस बात को? यूं कर लें कि अब मैंने जो बात बताई इसको मैं जरा आसान अल्फाज में लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर हर पार्ट अलग अलग नहीं हो सकता तो फिर ज्यादा पोर्शन जो है वो वाला ट्रीटमेंट कर लेना है। तो मैं यूं लिखता हूं कि अगला सवाल फिर करते हैं, अगर कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली हो तो फिर अगली बात पूछो कि इफ सिग्निफिकेंट पोर्शन इज रेंटेड आउट, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंटेड आउट या खाली रखा हुआ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन इज रेंटेड आउट तो फिर जी बिल्कुल, अकाउंट फॉर होल बिल्डिंग होल प्रॉपर्टी अंडर IS 40, ठीक है। स्टैंडर्ड की आदत है मुश्किल ज़बानें लिखने की, हम जरा आसान कर रहे हैं। एंड इफ, उसने तो इनसिग्निफिकेंट लिखा था ना, हम वो लफ्ज ही लिखते। इफ सिग्निफिकेंट पोर्शन इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस तो फिर ट्रीट करो होल प्रॉपर्टी को अकाउंट फॉर होल प्रॉपर्टी अंडर, आपने यही पहले कह दिया था, है ना एजाज? आप यही कहना चाह रहे थे ना। मैंने कहा था कि जी ऊपर वाला पोर्शन हमने खुद के पास रखा हुआ है और ऊपर वाला पोर्शन हमने अपने पास रखा हुआ है और नीचे वाले ज्यादा पोर्शन जो हैं वो हमने रेंट आउट कर दिए हैं। तो आपने फौरन जंप किया कंक्लूजन पे, जी जी ज्यादा चूंकि अपने पास है इसलिए सारा ही IS 16। ना ना ना, पूरी बात नहीं की आपने बेटा। परसेंटेज ना स्टैंडर्ड दी नहीं। मैं जरा ये कहानी इधर मैं फोटो पूरी कर लूँ ना फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। फिलहाल मैं ड्राइंग का उस्ताद बना हुआ हूँ, ठीक। यानी कि अगर मैं अकाउंटिंग ना पढ़ाता तो मैं ड्राइंग का उस्ताद होता है। आप भी ये सोचते होंगे। जी बेटा अब पूछो। बेटा असल में अकाउंटेंट्स की अपनी मर्जी है, ठीक है। 5% तक इनसिग्निफिकेंट कह देते होते हैं कि जी 90% से ऊपर तो सिग्निफिकेंट होता है, तो फिर उससे कम वाला 10% भी कहते हैं कुछ लोग इनसिग्निफिकेंट है। तो फिर 10 से ऊपर चला जाएंगे, 50 से नीचे हो फिर क्या करें? तो उसने तो सिग्निफिकेंट पोर्शन कहा, लेकिन मैंने आपको ज़रा सादा बात कर दी। सिग्निफिकेंट को इसीलिए रख दिया, वो मंजिलें तो समझाने के लिए बात की थी। अगर तो सेपरेबल है तो अकाउंट फॉर करो सेपरेटली, और अगर सेपरेबल नहीं है तो फिर जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है जिस यूज में उसी में सारे को ही रख लो। अब वो सिग्निफिकेंट को स्टैंडर्ड ने नहीं क्वांटिफाई किया कहीं पे, बल्कि मुझे नजर ही नहीं आता कि स्टैंडर्ड ने कुछ बहुत कम स्टैंडर्ड, जैसे IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक स्टैंडर्ड है, पता नहीं शायद आप लोग अपने अगले पर्चे के अंदर पढ़ते होंगे, ठीक है जी।
उसमें भी हम परसेंटेज अकाउंटेंट्स खुद बनाते हैं, ठीक है। उसमें भी वो प्रोबेबल कहता है, पॉसिबल कहता है, रिमोट कहता है। तो हम अकाउंटेंट्स हैं। लीजेस के अंदर लेसर आपके सिलेबस में है नहीं, 5 टेस्ट होते हैं, उसके अंदर मेजर पोर्शन, सिग्निफिकेंट, वो हम अकाउंटेंट्स 75% मेजर कह दिया, 90% सिग्निफिकेंट कह दिया। स्टैंडर्ड ने क्वांटिफाई नहीं किया हुआ। तो बिल्कुल आप सिग्निफिकेंट को ये समझ सकते हैं कि 90%। अब मेरे हिसाब से ये 90% ही बनता है। अगर 5 मंजिलें हैं तो ज़्यादा बन गया, सॉरी तो 10 मंजिलें कर लो, ऊपर वाली मंजिल आप रख लो, ठीक है। तो 10% तक, बाकी इतना मसला नहीं, तो कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे ही बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ले जी, यहाँ तक को मसला। अब ये जरा वहाँ पढ़ते हैं वो क्या कह रहे थे। पता नहीं उन्होंने क्या कहा, मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ के आना चाहिए था घर से। अच्छा जी, there could be a situation where building can be accounted for in 2 different ways. If an entity occupies a premise but rent out certain floors to other companies, then the part occupied will be classed as PPE as per IS 16 with the floors rented out classed as। तो ये तो उसने बताया ही वो वाला कि अलग अलग रखना है, और आप कह रहे थे नहीं जी इकट्ठा कर दें। तो मैंने आपको फिर असल वाली बात बताई है, विचली गल की है कि अगर सेपरेटली अकाउंट फॉर हो सके तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है भी यही, ना हो सके तो फिर जो काम सिग्निफिकेंट है उस तरफ ले जाना, ठीक है। और उसके लिए मशवरा उनका ये है कि 10% काफ़ी है जी। अगर 10% कोई एक काम है, 90 दूसरा, तो सिग्निफिकेंट पार्ट वो कहलाएगा। मुझसे ऊपर 80 पे चला जाए तो फिर क्या करोगे? मैं कहूँगा फिर भी उसी तरफ ही कर दो, जान चढ़ाओ। क्वेश्चन ये है कि IS क्वेश्चन ये है कि पहली बात ये क्रिसेंट की अपनी बिल्डिंग है या नहीं है, तो इतनी निकल गया। चलो अगर अपनी बिल्डिंग इनकी है भी तो ये इनके अपने यूज में है, बेशक करते रहे, अदर इनकम होगी नहीं, कोई बात नहीं, होता रहे ज़्यादा। इनके बिजनेस यूज के अंदर थी ये प्रॉपर्टी, ये PPE ही रहेगा, उससे अदर इनकम आती रहेगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ना यहाँ पे वो पढ़ोगे ना ऊपर तो वो लिखा हुआ है, या तो उसका मकसद क्या है, टू अर्न रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन। ये तो फारिग पड़ी थी तो उन्होंने किराए पे दे दिया, ना भी देते तब भी ये बिल्डिंग उन्होंने रखनी है, किराए की बेस पे नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, किराए की बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं है, क्लासिफिकेशन है यूज की बेस पे, यूज कहाँ ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सवाल वैलिड है, किराया ज्यादा, किराए की बेस पे तो मेरे स्टैंडर्ड ने कहा ही नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये कंसोलिडेटेड अकाउंट्स की बात यहाँ पे की हुई है, ठीक है जी, आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने पढ़ा दी। पर एंटिटी ओन्स अ बिल्डिंग दैट इज रेंटेड बाय अ सब्सिडरी ऑफ एंटिटी। अच्छा, ये सब्सिडरी ने रेंट पे दिलवाई है। देन बिल्डिंग विल बी क्लास्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन इंडिविजुअल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट विल बी क्लास्ड एज PPE इन, ठीक है। तो वो इसने सब्सिडरी से किराए पे दिलवाई है, मैंने पेरेंट्स से दिलवाई। दिस इज बिकॉज एसेट्स विल बी यूज्ड बाय द ग्रुप सो मस्ट बी अकाउंटेड फॉर ए, ठीक है जी। तो ये बात हमने थोड़ी सी की। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कॉस्ट मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल है। कॉस्ट मॉडल में क्या करो, एसेट को अकाउंट फॉर करो बिल्कुल वैसे ही जैसे IS 16 में करते थे। रीवैल्यू मॉडल में क्या करो, रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू पे ले जाओ, गेन लॉस PNL में ले जाओ और डेप्शन नहीं चार्ज करनी। फेयर वैल्यू नॉर्मली कहता है जी करंट प्राइसेज ही होती हैं, ठीक है। आप आसपास जाकर पूछ लो, आपको पता लग ही जाता है इसका, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन आया फिर, इफ एन एसेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम PPE टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये ट्रांसफर आ गई, या इफ एसेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू PPE, तो ये दोनों बताए थे आपको। तो फिर क्या करो, फेयर वैल्यू, वो कह रहा है एंड फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज यूज। तो पहले आप IS 16 के तहत रीवैल्यू करोगे इसको, फिर ट्रांसफर करोगे। और कॉस्ट मॉडल अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में यूज हो रहा तो फिर उसको कैरिंग वैल्यू के ऊपर ही कर दोगे। सारी बातें सवालों से समझाई हुई हैं, आप तो पढ़ने से पता लगेगा ना। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से PPE में जा रहे हो तो अगर रीवैल्यू करो इसको IS 40 में PNL में ले जाओ, देन ट्रांसफर करो, ठीक है। लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो फिर वही कैरिंग अमाउंट के ऊपर कर दोगे। अब इन्होंने भी एक एग्जांपल दी है, तो ये वाली एग्जांपल्स मैं क्यों नहीं करवाता आपको, सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल हो। मैं अलग से एग्जांपल लाता हूँ, मैं वो सवाल कराता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट आए, सारा डबल एंट्री से एक्सट्रैक्ट तक बना देता हूँ। तो फिर सिर्फ 10-15 मिनट, चलो ज़्यादा कम क्या क्यों, 1 घंटा लगे आपको, तो ये एक चैप्टर जब पूरा हुआ है उसको पढ़ के उसकी एग्जांपल्स को बेशक कैलकुलेटर पे कर लो भाई। ये मैं करवा दूंगा तो फिर ये तो मैंने करवा दी, फिर आपने क्या किया। आपका अपना काम करना बहुत ज़रूरी है, ये अनसीन है। ये ऐसे समझो पर्चा आ गया, पढ़ाया, पेपर में ये सवाल आया तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ऐसे करना है प्लीज़, ठीक है। अहमद को बुलाएं ज़रा, इनको PDF तो भिजवाएं। अच्छा जी, ये 2, 3, 4 आगे अंडरस्टैंडिंग चल रही है, इसमें अब मिक्स हो गई होंगी, इसलिए
आगे वाली जो है ना वो आपने अलग अलग तब करनी है जब किस में, तो वो बेटा वो पता नहीं अब सवाल में क्या कुछ है। अभी तो मैंने 2 स्टैंडर्ड्स भी पढ़ाने हैं ना आपको, IS-23 भी पढ़ाना है और 20 भी। जब पढ़ लेंगे तो फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर मैं देखूँगा हाँ भाई किधर, फिर एडजस्टमेंट को देखेंगे। तो फिलहाल इसीलिए मैंने आगे कहा कि अभी रोक दें, क्योंकि आगे फिर मिक्स हो रहे होंगे सवाल। अभी 2 स्टैंडर्ड्स हमारे इस चैप्टर में रहते हैं, ठीक है, सही है। अब ये आपके सामने है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। अब सवालों की भरमार है, दुनिया सारी के अंदर पढ़े हैं, बेशक करें, ठीक है, ओके। जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा नीचे जाना था, मैं उतने टूर पे, ये देखें मैं लिख रहा था, फिर मैं चिरागों में रोशनी न रही लिख रहा था मैं ये आपके लिए। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ओन्ड बाय स्कूप वुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? A property that had been leased to किराएदार but which is no longer required is now being held for resale. माजरत के साथ ये नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन ये आप IFRS 5 पढ़ेंगे जिसमें एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल पढ़ा हुआ है पहले, अच्छा नाम लिखवाया था, ठीक है। तो जब ये पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इसके साथ ट्रीटमेंट ज़रा डिफरेंट होता है, ठीक है। बाकी 3 आप बता सकते हैं। लैंड परचेजा है फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, लग रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। प्लानिंग परमिशन हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड। एक बात याद रखना, बल्कि बुलाएं जी अहमद को, मैं आपके लिए कुछ चीज़ें और भी लाना चाहूँगा, मेरे जहन में अब आ रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है। वो क्या है? एग्जाम्पल्स लिखो भाई, एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कोई कुछ इनको ना एग्जाम्पल्स लिखवानी है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और नॉट इज। मेरी इंग्लिश है, तुम्हें क्या हंसते क्यों? इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख के लाऊंगा ताकि मज़ीद मजबूती आए। इन एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, वहाँ पे बताऊंगा ऐसा लैंड, ऐसी प्रॉपर्टी जो अनआइडेंटिफाइड पर्पस के लिए हो। आपने लैंड खरीद लिया, समझ नहीं आ रही इसको बिजनेस में यूज़ करें या इसको पीपी बना, मतलब इसमें इसको किराए पे दे छोड़ें या रख छोड़ें इसको, या इसको एज एन इन्वेंट्री बेच दें, तो जब तक अनआइडेंटिफाइड भी है ना पर्पस, तब भी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो ये एग्जांपल्स यार कल डालनी है, इनके अगले हैंड नोट में डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये क्योंकि इनकी किताब में मुझे मिली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये होनी जी बेटा। तो अगर कभी पहले कर लो, देखो मेरी बात सुनो, मेरा कज़न था जी, उसने मेरी ज़मीन गांव में पड़ी हुई थी, ज़री ज़मीन, उसने मेरे साथ वाली ज़मीन को बेचने का सोच लिया। मैंने कहा अब दादे की जगह पे बाहर वाला तो कोई ना, मैंने फटाफट ले ली, मिसाल दे रहा हूँ। अब मैंने किस लिए खरीदी है? रखूँगा, या मैं आगे किसी और को बेचूँगा, या मैं इसके ऊपर जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन करके इसको यूज़ करूँगा बिजनेस में। ये अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। जब तक डिसाइड नहीं करना तब तक हो जाता है बेटा, कभी कभी आप खरीद लेते हैं चीज़, डिसाइड नहीं होता तो अनआइडेंट। खैर चले छोड़ें, ये ज़रा मुझे लग रहा है क्योंकि आपकी किताब से निकला नहीं। ठहरो भाई ठहरो एक मिनट, आपकी किताब से ये निकला नहीं है, हाँ वही मैं कहने लगा उसको, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल्स डाल दूंगा, तो जो आपकी किताब में नहीं मिलेगा, मेरा दिल करेगा वो एक्स्ट्रा आपके नोट्स के अंदर वैसे भी आ ही रहा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लास नोट्स आपको कहा था, कैप्लन के साथ क्लास नोट्स दिए, बंच पूरा है। बाकी ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा सारी। हाँ, जो मुझे इजाफी चीज़ लगेगी, जैसे ये लगी है, वो मैं आपको देता रहूँगा, वो आपने गम नहीं करना। लेकिन कम अज़ कम दर्जे में ये भाई कैप्लन की पॉज करें ज़रा जी बेटा। तो बात ये कर रहा था मैं कि आपको ये PDF फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, और साथ साथ फिर अब आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। आप खुद पढ़ते जाएं क्वेश्चन, जहाँ पे आपको लगे कोई और स्टैंडर्ड आ गया, आप इतने कॉन्फिडेंट रहें कि आपको जो पढ़ाया आप तसल्ली से उस MCQ, उस टॉपिक के MCQ को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था आपको कि ये देखो, बहरहाल अगले दोनों आपको डिसाइड करवा देंगे कि ये नहीं है। जैसे न्यू ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड एज स्कूप्स हेड ऑफिस, आगे जाने की ज़रूरत ही क्या है। वो कह रहा है भाईजान परचेज ही स्पेसिफिकली किया है कि हम कैपिटल गेन्स कमाएंगे जब IS वाला है। आगे, अ स्टेटली होम
यूज्ड फॉर, भाई अब एक घर पड़ा है खाली, लेकिन आप उसको यूज़ किस लिए कर रहे हो? अपने मैनेजरियल लेवल के लोगों की ट्रेनिंग्स आप वहाँ पे कंडक्ट करते हैं, तो फिर ये भी बिजनेस के यूज़ के अंदर है। तो ले दे के बस यही रह गया, लेकिन चूंकि IFRS 5 नहीं पढ़ा हुआ तो इसलिए पहले वाले का शक है, बाकी दो तो पक्के नज़र आ गए थे, ठीक है। लेकिन अच्छा होता है लेवल अगर बन जाए इस तरह का कि आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं मैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये चीज़ें हैं ये नहीं है, MCQs में हेल्प मिलेगी, थोड़ी एग्जांपल से बात समझ आ जाती है, ठीक है। ये IAS 16, अब अभी IAS 16 आप करके देखोगे आपको आता होगा। तो ये इस तरह से ना आपने, मैं सारे एक बार कर लूँगा फिर नोट भी करा दूंगा। 16 के सबसे ज़्यादा है, ये 40। अब चेक करो, Smith Son Company purchased a new building with a 50-year life for $10 million on Jackham January X3, 30 जून X5। ईयर एंड हमारा क्या है? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 3 आया, 4 आया और 5 के दरमियान में कह रहा है स्मिथ सन कंपनी मूव्ड आउट ऑफ बिल्डिंग एंड रेंटेड ऑल है। ट्रांसफ़र पहली दफ़ा ही ट्रांसफ़र, माशाल्लाह, कोई बात नहीं। तो ये जनाब परचेज़ की थी नई बिल्डिंग और उसको क्या कर दिया जी, वो कह रहा है मूव्ड आउट, यानी पहले इस्तेमाल कर रहा था तो अब निकला है ना वहाँ से, कि इस्तेमाल नहीं करता फिर निकल गया, तो PP से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला गया। ये यूज़ करते हैं फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, तो इसका मतलब फेयर वैल्यू पर ट्रांसफर। बात बाहर नहीं जाएगी, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना आपको। मैं तो कहता रहूँगा हो गया हो गया हो गया, ये आपने देखना है कि हुआ कि नहीं हुआ, गोली करा रहा है या गोला करा रहा है, चेक आपने करना है। ओके, कहा था ऑडिट करना। अच्छा, एट 30 जून X5 फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वॉज 11, इसी दिन इस पर लाकर फेयर वैल्यू गेन लॉस पीएन में ले जाकर ट्रांसफर आउट कर देंगे। 31 दिसंबर वाली जाए बाढ़ में। अब वो कहता है व्हाट इज टोटल नेट अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस फॉर द ईयर। अच्छा, अब अगली बात, कंपनी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि PPE के अंदर क्या यूज करते हैं। अच्छा हाँ, वो तो PPE में रहा नहीं। ओके, नाउ आपको एक गेन पड़ा जो बुक वैल्यू से आप उठाकर लाए होंगे, लेकिन वो वाला OCI में गया, वो PNL में नहीं आया। तो भाई आपस की बात है, किसी को बताना मत। ये मुझे लग रहा है कि ये B इसका सही ऑप्शन है। अब जिसको ये पता है, क्या पता है, जिसको ये जिस नहीं, ऐसे मजा खराब ना करो, जिसको ये पता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रीवैल्यू की उसने फेयर वैल्यू पे लाके इसको दी है, तो ये OCI में गया है। अब ये 1200 से 1300 वाला 100 PNL में जाना है, ये आपका सवाल था। तो बाहर नहीं जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो बड़ी है। चलो ऐसे ही कुछ IAS 40 का एक और आ रहा है, ये 15, ये 38 है। 38 तो करेंगे जब तो देखेंगे कंसोलिडेशन। हाँ, तभी मैंने ये पढ़ाया, मैं भी कहूँ मेरे जहन में ये कुछ आ रहा था ना, इसी वजह से। 38 36 शुरू हो गया, IFRS 5 शुरू हो गया। मेरे ख्याल में इनको मैंने लिख लिया था कम से कम 36 तक। ये जो इस तरह से मैंने कहा था ना, ये भी किट के अंदर लिखे हुए हैं। ये किट में जब आएगी ना भाई, ये वाला, ओह भाई तो चला गया, ये वाला सफ़ा आपकी किट के स्टार्ट के अंदर, ये वाले 3-4 सफ़े हैं जिनके अंदर मैं आपको इस वक्त ये देखें, ये दिखा रहा था 16, 20, 23, 38, 40 और IFRS 15 के ये 3 चैप्टर्स हैं आपकी किताब के, जिसके अंदर ये MCQs, ये सिचुएशन वाले सवाल, ये सिचुएशन वाले, ये भी MCQs, मल्टीपल टास्क क्वेश्चन होते हैं। MCQs में कह देता हूँ, मल्टीपल टास्क क्वेश्चन होते हैं, जिसमें MCQ भी आ सकता है, फिल द ब्लैंक्स भी आते हैं, ड्रैग ड्रॉप भी, टिक क्रॉस भी, ठीक है, तो आ ही जाता है सारा कुछ। और ये आपके बड़े सवालों के अलावा है, तो ये सारे इंशाल्लाह कर लेने। अब ये वो रेंज है जिसमें जो चैप्टर करते जाओ वो पढ़ के यहाँ से कर लो, जहाँ से मर्जी कर लो, मसला नहीं होना चाहिए है। तो फिर जो चीज़ रहती है, दावा नहीं कर रहा, वो आपको मेरे से शेयर करनी चाहिए ताकि हम वो भी कर लें मिलजुल के। मैं तो इंश्योर करूँगा, फिर भी आपने भी करना है, ठीक है यार। बहुत नहीं होगी वैसे तो, ज़रा क्विकली ना ये निशान लगा लो, मैं तो कहता हूँ लिख लो अपने पास, लिखो, जल्दी से लिखना है जो आपने करने हैं आप ट्राई। ये किट आपको पहुँच जाएगी, फोटोकॉपियर के पास भी है, ज़्यादा अच्छा होता है। फोटोकॉपी भी लेकर कोई होता है ना किताब वाला, किताब की तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं ना होती ज़िंदगी में। तो नंबर 1, नंबर 2 लिखते जाओ, नंबर 3, नंबर 6, 8, 10, 11, 13, 15,
बस। अच्छा, वैसे तो 23 वाले भी एक दो हैं, वो भी आप उम्मीद है आज की क्लास के बाद करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने बड़े वाले सवाल अभी नहीं देखे, ज़ाहिर है संडे आ रहा है तो देखूंगा इंशाल्लाह। कहा हुआ है आपको कि सुस्त आदमी हूँ, ज़रा थोड़ा सा संडे चाह रहा होता हूँ। बोरोइंग कॉस्ट्स, ये स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है पहले भाई, पार्ट 2 शुरू कर लें यहाँ से।